नमस्कार। आज पावर सेंटर में हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा की राजनीति में बेबाकी स्पष्ट वक्ता के सशक्त हस्ताक्षर चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। चौधरी साहब, एक राजनेता के तौर पे तो आपको लोग जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंसान के तौर पे आपको जानने की कोशिश की जाए। तो आपकी ये जो अब तक का जीवन का सफ़र है, ये कैसा रहा है? किस तरह का आपका बचपन रहा है? देखिए, मैं अपने इकलौता संतान हूँ अपने परिवार में। मेरे आ, और फिर परिवार से भी हटके जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मैं रोहतक में मेरे जो नानी थी लेडी छोटू राम, उनके यहाँ मैंने पढ़ाई शुरू करी। और माँ बाप का ताल्लुक बहुत सालों तक बहुत कम रहा, क्योंकि वो तो कभी आ जाते थे रोहतक, तो या जब छुट्टियां होती थी स्कूल में 2 महीने की, तब मैं चला जाता था गांव में। तो उस नाते से जो एक माँ बाप का जो स्नेह है और जो उनके प्रति एक आस्था है, वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं मानता कि मैं उसमें पूरे तौर पे निपुण था। ये ज़रूर था कि उस तरह की आस्था और उस तरह का प्यार, उस तरह का स्नेह मेरी नानी से मुझे मिला। और जब मैं कॉलेज में था तब उनका निधन हो गया। उसके बाद मेरी माताजी फिर वहीं रहने लगी। पिताजी तो नहीं रहते थे, माताजी रहती थी। तो लेकिन उस वक्त मैं कॉलेज लाइफ में था। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से मैंने की, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जो लॉ डिपार्टमेंट है, वहाँ से मैंने लॉ किया। और उस वक्त मेरे पिताजी यहाँ विधायक थे और मंत्री भी बने थे। तो उनसे मेरा जो एक लंबा सफ़र, जिसको मैं कह सकता हूँ, उनके साथ रहने का, वो बस वो 3-4 साल का समय था। तो आपको नेता बनने का कब ख्याल आया? कैसे ख्याल आया? कैसे आपने सोचा कि राजनीति में मुझे जाना चाहिए? देखिए जी, जो आपने एक बात कही ना शुरू में कि आपका कोई शरारत, कोई चंचल काम, ये मेरे हिस्से में इसलिए नहीं आए कि मेरे दिमाग में मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, जब मैं 6-7 साल का बच्चा था तभी मुझे एहसास होने लगा था। क्योंकि रोहतक में दीनबंधु छोटूराम जी की मकान पे मैं रहूं, और वहाँ दिन में 100-200 आदमी आए, कोई हुक्का पीने आए, कोई चाय पिए, कोई बैठे, कोई आराम करे, और वहाँ बात चलती थी राजनीति की। तो मुझे एहसास था इस बात का कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो हमारे, अगर हम ज़िंदगी में आगे भी कभी जाएंगे तो हो सकता है उसका हम हिस्सा बन जाएं। और ये भी यानी मैं आपको बताऊं कि जब मैं लॉ में आया यहाँ 1967 में, तो मेरे मामा यहाँ हरियाणा विधानसभा में स्पीकर थे, चौधरी श्रीचंद जी। तो वो कहने लगे, बेटा 3 साल का लॉ है तेरा, उसके बाद तुमने रोहतक में प्रैक्टिस शुरू करनी है। और उनका इशारा इसी बात की तरफ था कि छोटू राम जी के परिवार में जो उनके भतीजे थे, उनके ग्रैंडसन दूसरे थे, मेरे मामा का ये ख्याल था कि ये चला सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो उन्होंने इशारतन मुझे कहा कि यहाँ शुरू करेंगे आपका वकालत का काम। लेकिन इसके 2-3 महीने के बाद उनका निधन हो गया 67 में। उसके बाद फिर मेरी सारी सोच और सारी इक्वेशन बदल गई, और मैंने लॉ करने के बाद अपना जो मेरा गृह जिला है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जींद, जी। वहाँ मैंने शुरू की। और उस समय मेरे पिताजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे हरियाणा के, 1970 की बात है। और 72 का जो चुनाव आया
उसमें अड़चन पैदा हुई कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि हम मेरे पिताजी के बारे में कि हम इनको अब चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे, अगर वीरेंद्र सिंह उनका जो बेटा उतरना चाहे तो हम उसको। तो मेरे लिए तो एक किस्म का ऐसा था कि अचानक तो मैंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव में हार भी गया क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था जी और 1977 में जी जब सारे देश में कांग्रेस खत्म हो रही थी, जी तब आप नीचे जा रही थी, पिट रही थी, हरियाणा में भी सिर्फ 3 लोग चुनाव जीते थे, जी उनमें मेरी जीत थी और वो उस जीत से आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों? अगर मैं साधारण जीत हासिल करता तो शायद साधारण एमएलए या मंत्री बन के रह जाता और कुछ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस जीत से कांग्रेस में एक बात आई कि भाई ये जो 3 लोग हैं इनमें, और मैं उस समय यूथ कांग्रेस में था, मेरे ख्याल में 29-30 साल की मेरी उम्र थी। तो वो समय था जब कांग्रेस में मुझे एक नेता के रूप में रिकॉग्निशन मिली। तो ये सफ़र है, इसमें आप कहाँ क्या सोचते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10-15 साल में मैं वकालत करूँगा, कोशिश करूँगा अच्छा वकील बनने की, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ था उसके बाद मुझे राजनीति में जाना पड़ा। जैसे ऐसा माना जाता है कि 2 दफ़ा आपने चीफ मिनिस्टर की गाड़ी मिस की, एक वो समय था 1991 का और एक बाद में 2005 का। तो ऐसा क्या रहा कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे, काफ़ी नाम भी रहा, लेकिन ऐन मौके पे बात नहीं बन पाई? सही बात है, और 91 में नहीं बल्कि उससे पहले भी मुझे साउंड किया गया था, आपको याद हो जब 1986 में 86 जब बंसीलाल जी बने, जब बंसीलाल जी यहाँ आए जी, तो राजीव गांधी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे बारे में था, और लेकिन उनके जो 1-2 सलाहकार थे, अब आप पूछते ना कैसे चूक जाते हो, कैसे बात पीछे हट जाती है जी। उन लोगों ने, नौजवान को आपने इंट्रोड्यूस करना है चीफ मिनिस्टर, तो बंसीलाल जी के बेटे को क्यों नहीं करते। ये उनके बात उनके पास उन लोगों ने जो राजीव जी के उस समय के बहुत नज़दीक लोग थे, लेकिन राजीव जी का स्नेह प्यार मेरे साथ जितना था, मैं समझता हूँ कि शायद ही राजनीति में इतना स्नेह प्यार मुझे किसी नेता से मिला हो। तो उनकी फिर जब सलाहकारों की बात सिरे चढ़ने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तो बंसीलाल जी को ही भेज दो। तो ये, और 91 में आपको पता ही है 21 तारीख को, 21 मई को राजीव जी का देहावसान हुआ, उनको असैसिनेशन हुआ उनका, और 23 तारीख को हमारी गिनती होनी थी, और उससे पहले उन्होंने कई जनसभाओं में इशारतन ये कहा था कि अब की बार मैं एक युवा को आपका नेतृत्व करने के लिए आगे लेके आऊँगा। सारे हरियाणा में ये थी, लेकिन 2 दिन पहले फिर किस्मत ने पलटा खाया, और मैं खैर किस्मत तो नहीं मानता, लेकिन ये चांस की बात है, ऐसा होता है। और 2005 का जो चुनाव था उसमें भी श्रीमती सोनिया गांधी की मैं चॉइस था, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि वहाँ भी कुछ हालात ऐसे बदले जो आज की राजनीति में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कि कौन आदमी कैसे डिलीवर करता है। एक आदमी ईमानदारी से डिलीवर करता है या ईमानदारी का पोज करके बेईमानी से डिलीवर कर सकता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैं ये कहता हूँ कि ये समय की बात है, और समय बहुत बलवान है, चांस है, ये खेल है राजनीति। लेकिन मुझे इन बातों से कभी ये नहीं हुआ कि मैं यहाँ मिस कर गया या यहाँ मेरे को अच्छी जगह मिल गई। मैं मानता हूँ कि कई बार मन किया है। जैसे आपका 5 दशक से लंबा राजनीति में दखल रहा है और बड़ा सक्रिय दखल रहा है, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में ने भी आपको बहुत, जैसे महाराष्ट्र के आप प्रभारी रहे जो कि बहुत बड़ा स्टेट है और फाइनेंशियल कैपिटल भी है, यूपी का और यूपी के रहे आप। मैं वही कह रहा था कि जितने बड़े बड़े जो जिम्मेवारियां दी,
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर भाजपा की तरफ आना पड़ा? वो सारा सब कुछ भूल के अचानक से आपका ये भाजपा के प्रति, क्योंकि भाजपा के विरोध की राजनीति आप करते आए। हाँ, सही बात है। मैं 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं भाजपा में किसी बड़े या छोटे नेता को जानता ही नहीं था। मेरा किसी से कोई परिचय नहीं था और कभी ये सोचा भी नहीं कि कभी कांग्रेस छोड़ेंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी जिससे कि मैंने आपको कहा कि मेरा एक जीवन जो मैंने पार्टी को समर्पित किया हो। आपने ठीक कहा। महाराष्ट्र में मैं 2 बार मुझे मौका मिला और मैं एक बार तो स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन, एक बार महाराष्ट्र का टिकट बांटने वाला ऑब्जर्वर। तो ऐसे, और फिर बॉम्बे जैसे इलाके हों, वहाँ टिकटों वालों का कोई बायोडाटा नहीं देखते, उनका वजन देखते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में ठीक ठाक निकल जाना, ये मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम होता है। तो जो सम्मान कांग्रेस ने आपको दिया, वो भाजपा में आपको लगता है मिला आपको सम्मान? नहीं, कांग्रेस का छोड़ने का मेरा जो मैंने बताया ना, कांग्रेस में मैं मेरे साथ जो हुआ, मैं उसको भुला नहीं पाया आप? भुला क्या मतलब, आप इतिहास उठा के देखो इस देश का 75 साल का प्रजातंत्र का। एक आदमी को चिट्ठी आती है 3 दिन पहले कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, योर नेम हैज बीन फॉरवर्डेड फॉर द कैबिनेट बर्थ एंड यू विल बी टेकिंग ओथ ऑन सच एंड सच डे एट 5 PM। वो तारीख मुझे अभी याद नहीं। और राष्ट्रपति भवन से पास बन के आते हैं। 6 पास मैंने मांगे थे, 6 बन के आ गए। और मेरे घर पे हजारों आदमी खुशियां मना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। और फिर 11:30 बजे मुझे सूचना है कि माफ़ करना, इस बार तो बड़ा मुश्किल होगा नहीं ऐसा। तो आपके साथ किसने किया आपके ख्याल से ये सब? जब नाम आपका, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, वो पूरी सोच विचार करने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर फैसला करती थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसने भी किया उसको अपना राजनीतिक भविष्य भी इसमें ये लगा कि शायद मेरा राजनीतिक भविष्य कहीं ऐसे टकराव में ना आ जाए जिससे कि मेरी पोजीशन नीचे चली जाए। ये छोटी सोच है, वैसे मैं कोई इसको बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन हुआ मेरे साथ ऐसा। और मैंने फिर श्रीमती सोनिया गांधी को भी कहा, मैंने कहा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप मेरे को, मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि मुझे आप कैबिनेट में लेके आओ, ये आपकी सोच थी। और फिर 5 घंटे पहले आपका ये फैसला आ जाए, तो उनको भी इस बात की बड़ी तकलीफ थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ इसलिए नहीं मैंने छोड़ी, मुझे ह्यूमिलिएशन हुई कि इससे बड़ा मेरे लिए अन्याय तो मैं नहीं कहूँगा, इससे बड़ी बेइज्जती की बात कोई हो नहीं सकती। और शायद ही ये अकेली एग्जाम्पल हो इस देश में कि आप सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर बनने की बात है और 5 घंटे पहले आपको इनकार कर दिया गया। लेकिन मैंने फिर भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। 1 साल तक मैं कांग्रेस में ही रहा इस वाक़े के बाद। और मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को ये कहा कि मैडम, मेरा अपनी तो जगह है राजनीति में, लेकिन उसकी जगह में सबसे बड़ा योगदान राजीव गांधी का और आपका है। सोनिया का भी पूरा विश्वास मेरे अंदर था और राजीव जी का भी पूरा। तो मैंने कहा ये विश्वास आज टूट गया। लोग ये कहेंगे कि ये वीरेंद्र सिंह से ये परिवार पीछे हट गया। और मैंने कहा इस परिस्थिति में मेरा राजनीतिक जीवन मैं जैसे चलाना चाहता था उसमें कठिनाई आएगी। तो उन्होंने कहा मैं, आप एक बड़ा प्रोग्राम करो, मैं आऊँगी उसमें और मैं ये चीज़ को दोबारा स्थापित करूँगी। मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। लेकिन 3 दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी कहने लगी कि वीरेंद्र सिंह जी, वहाँ तो ये हुड्डा जी भी जाएंगे और लोग वहाँ हल्ला गुल्ला करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। और मैंने कहा हाँ, ये तो बात है, नाराज़गी है लोगों को और वो ये मानते हैं कि शायद ये जो किस्सा हुआ है हुड्डा जी की वजह से हुआ है। तो फिर वो ये नहीं कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा आप मत जाओ।
तो आपकी जो गांधी परिवार के साथ इतनी निकटता रही, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको मिलता रहा, कभी निकट भविष्य में ऐसी संभावना आप देखते हैं आपका हृदय परिवर्तन हो जाए और आप फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करें, ऐसी कोई आपको संभावना लगती है निकट भविष्य में? देखिए, जो राजनीति की मर्यादित राजनीति जिसको कहते हैं, उसको हमने निभाया है। यानी हमें कांग्रेस से एक बार निकाला भी गया, आपको याद होगा, जब हमने तिवाड़ी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के मुद्दे पे कि राजीव गांधी की के हत्यारे कौन हैं, हत्यारे तो पकड़े गए, लेकिन उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन ऐसी एजेंसी है, कौन ऐसा बड़ा नेता है या कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनको ख़त्म करने का ये साजिश की। तो और जब ये स्थिति ख़त्म होने लगी या हो गई, तो हम सब के सब लौट के आए। उसमें अर्जुन सिंह जी भी थे, शीला दीक्षित थी और एनडी तिवारी जी थे, कंवर नटवर सिंह, अनेक जी। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था, और मैं आज भी कहता हूँ कि जब मैं आया था कांग्रेस से, सोनिया जी से मिल के आया था और मैंने ये कहा था कि आप ये मत सोचो कि मुझे जानने में कोई बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि क्या आप बीजेपी में मोदी जी के साथ बैठोगे? मैंने कहा जी और क्या रास्ता है। तो कहने लगी अपनी अलग से पार्टी बना लो, यहाँ तक उन्होंने कहा मुझे। अब उसमें वही बात जो शुरू में हुई कि अगर मेरे पास 100-200 करोड़ होते तो मैं कहता हाँ बना लूँगा। मैंने उनको कहा कि आप दिलवा दो, कहीं से आप दे दो। तो मैं उनसे, और जब हमारी ये बातें हो रही थी तो वो भावुक हुई। मैं फिर वहाँ से उठ के आ गया और मोदी जी को भी मैंने ये सारी की सारी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा मैं ऐसे गया था, ये बातें हुई, और मैंने कहा मैं ये भी आपको कहूँ कि मैं मेरी ज़ुबान से कभी राजीव गांधी या सोनिया गांधी, ये बड़े लीडर, और इनका विश्वास मुझे हमेशा मिलता रहा। मैं इनके बारे में कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, और ना ही मैं कांग्रेस की, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं मैंने। और फिर जो आप बात कह रहे हैं ना कि क्या अब आप वापस जाने की सोच सकते हैं, देखिए एक तो अब उम्र के साथ मैंने ये भी फैसला लिया है कि राजनीति तो करूँगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से, मैंने ये कहा कि मैं शायद इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ना करूं, लेकिन अगर लोगों का दबाव हुआ तो कांग्रेस में आना, कांग्रेस से बाहर आना, फिर दोबारा जाना। आप ये भी सोचो कि वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी, लोग ये कहेंगे यार ये अच्छा आदमी है, ये पहले कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, बीजेपी से फिर कांग्रेस में चला गया। तो ये इन चीज़ों से भी मुझे डर लगता है। पब्लिक परसेप्शन अगर आपके एक अच्छे आदमी की है तो वो हर चीज़ में अच्छा नज़र आना चाहिए। तो ये है मेरे मन में ख्याल, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति में करूँगा, और जो मेरी अपनी सोच की राजनीति है वो करता हूँ। मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे विचारों की अभिव्यक्ति करता हूँ। मेरी पार्टी उसको कितना पसंद करती है, कांग्रेस कितना पसंद करती थी, आज बीजेपी कितना पसंद करती है, ये अलग बात है। लेकिन मैं किसान के लिए बोलता हूँ, उनके साथ जो मुसीबतें होती हैं, जो उनके साथ आर्थिक तौर पे आज भी उतना ही अन्याय है जितना कि देश की आज़ादी के पहले था, तो उन चीज़ों के लिए मैं हमेशा अपनी आवाज़ उठाऊंगा। और उसके आवाज़ उठाने के साथ साथ मैं, मेरी ये भी प्रतिबद्धता है कि उनको मैं इन प्रयासों में ये भी कहूँ कि भाई आप ये मत सोचो कि कोई किसान यूनियन अपॉलिटिकल हो। आप ये भाषण देते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा राजनीति से ही तो सब कुछ मिलता है, राजनीति नहीं करेंगे तो देने वाले तो वही हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो। तो उनके खिलाफ आप अगर ये समझते हो कि ये आपसे अन्याय करते हैं, तो न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय फिर आप खुद कोशिश करो, आप राजनीति में सक्रिय हो। ये मेरी विचारधारा का हिस्सा है और मैं इससे पीछे नहीं हटता कभी। तो सर आप जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको, ग्रामीण विकास का, पेयजल, पंचायती राज, ये बहुत बड़ा, और मनरेगा भी इसी मंत्रालय के अधीन थी। तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, एक प्रशासक के तौर पे और एक व्यक्ति के तौर पे आपका आकलन प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्ति के तौर पे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वैसा संबंध मेरा उनका कभी रहा नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उनकी जो खासियत है, वो सोचते हैं। और सोच जो है, वो छोटी छोटी बातों के लिए भी सोचते हैं, जो उनके लिए कई बार बहुत लाभदायक होती है। और ऐसी सोच अगर उनकी है तो बीजेपी, आज कोई ये कहना कि बीजेपी चुनाव जीती है 2019 का, नहीं। 303 एमपी जो बने थे वो मोदी जी की वोटों से थे, उनकी सोच की वोटों से थे। और सोच, हर देशवासी ने ये कहा, हाँ भाई ठीक है, देश सबसे पहले है और फिर उस देश को बचाने वाला, उस देश को मजबूत करने वाला मोदी है। इस नाम, इन दो चीज़ों के नाम से लोगों ने वोट दे दी। तो मोदी जी की सोच तो बहुत इन चीज़ों के लिए, लेकिन जो व्यापक सोच है, जो विचारधारा की सोच है, पार्टी की विचारधारा की, उसमें मैं बहुत हद तक मेरे अपने विचार हैं। जी, आपके जो सर 6 मुख्यमंत्रियों के साथ एक तरह से वास्ता रहा, उनसे पाला पड़ा। जैसे शुरुआत में जब आप पहली दफ़ा विधायक बने, देवीलाल जी थे, फिर भैयालाल जी आए, फिर बंसीलाल जी आए, अलग, फिर चौटाला साहब रहे, फिर हुड्डा साहब रहे, फिर मनोहर लाल जी। मैं जब एमएलए नहीं भी था जी तब पंडित भगवत जाल थे, जी जी और मैं यहाँ लॉ का स्टूडेंट था। मेरे फादर एमएलए थे, जी उनसे भी मेरा बहुत संबंध रहा, मतलब जब जी, से हरियाणा बना है जी जी और आज तक मुख्यमंत्रियों से मेरा खूब संबंध भी रहा है, उनको जानने की भी कोशिश की है। और मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में जो लोग इन पदों पे आते हैं, उनके बारे में लोग सोचते तो हैं ये कैसे काम करते हैं, कि इनका, लोगों का भी अपना आंकलन होता है। तो आप किसके मुरीद रहे? इतने मुख्यमंत्रियों को बहुत करीब से देखा आपने, किसकी कार्यशैली पे आप फिदा रहे? देखिए, मेरे को लोग ये पूछते हैं कि अभी भी आपके मन में कसक है, हाँ टीस है, हाँ सीएम टीस बनने है कि आप मुख्यमंत्री बनो। तो वो टीस हो ना हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि हाँ है ये बात। क्योंकि मेरा अपना सोच का हिस्सा है कि ये स्टेट कैसे रैपिड डेवलपमेंट, इसकी तीव्र गति से ये स्टेट आगे बढ़े, बड़ी भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि किसको आप रेटिंग क्या करते हो, देखिए हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका है, और वो आदमी अपने आप में ये समझता है कि मेरा तरीका सबसे ठीक है। भजनलाल जी का अलग तरीका था, बंसीलाल जी का अलग था, चौटाला साहब वोट लेके भी मजबूती से वो काम करते थे जिससे लोगों में नाराजगी भी पैदा होती थी। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसे होता है, वो ये भी वो ये भी दिखाते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर के नाते मैं, आई फॉरगेट माई प्रोमिसेस विच आई हैव मेड विद द पब्लिक, मैं एक अच्छा प्रशासक कैसे साबित हूँ। इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस हाई कमांड का उस समय का पूरा आशीर्वाद, यह सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था, और उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया। चाहे वो IIM है, चाहे IIT है, चाहे एम्स है, और चाहे नई रेलवे लाइंस की बात है, चाहे नेशनल हाईवे। ये ज़रूर बात है कि नेशनल हाईवे बनवा लिया, जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म होती है, उसके बाद नहीं, उसके बाद अभी बन रहा है, बल्कि अब अंदाज़ा लगा लो। तो उसका अपना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसने एक बड़ी गलती की कि अपने चुनावी क्षेत्र का मतलब कलोई नहीं, मतलब इस दीपेंद्र का पार्लियामेंट, या और इससे बाहर अगर वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वही चीज़ें वहाँ एस्टेब्लिश करते। आज वो गुणगान तो करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन थी
और है, और बहुत हद तक सही है कि उन्होंने अपने जो उनका जहाँ स्वार्थ पूर्ति होती थी उन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी हरियाणा को निगलेक्ट करके रखा। इसीलिए आज वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे को हरियाणा एज ए होल मेरी लोकप्रियता बढ़े, मेरे को लोग मेरे साथ जुड़े। ये प्रयास क्यों है? ये प्रयास तो वो 2009 में ख़त्म कर सकते थे। ये चीज़ें बाद में आदमी रियलाइज़ करता है, उसकी आवाज़ और लोग उसके साथ हैं। ऐसे आदमियों को अगर छांट छांट के टिकट देगा, दिलवाएगा, देगा तो हाईकमान, तो कांग्रेस की स्थिति में बहुत सुधार आएगा। और अगर छोटे मन से, संकुचित विचारधारा से यही कि ये मेरा है तो मैं तो इसी को दूंगा, चाहिए बेशक 19 हो, दूसरा 21 हो, तो कांग्रेस का मामला गड़बड़ हो जाएगा। कभी अगर मान लीजिए आने वाले समय में वो बड़ा दिल आपके प्रति भी इस तरह से रखें और आपसे गुजारिश करें कि कांग्रेस आपका पुराना घर है, घर वापसी करने आप, हाँ, तो आप गौर करेंगे? नहीं, ये देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे से कहे, हम तो महीने में 2 महीने में मिलते रहते हैं, गपशप भी लगाते हैं खूब हमारे, और रिश्ते भी हैं, आप जानते ही हो। लेकिन इन चीज़ों के लिए मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को एक बड़े लेवल की सोच रखनी चाहिए। एक तो सब आखिरी सवाल, जब भी आप ये राजनीति में कई बड़े फैसले लेते हैं तो क्या अपने परिवार में भी सलाह करते हैं अपने धर्मपत्नी जी से? अब बेटे भी आपके सांसद हैं, तो जैसे आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, और ये क्या, या आपको खुद लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और आप कर देते हैं? मैंने बताया कि मैं लोगों से बात करना सबसे बड़ी बात है। तो जब भी मैंने ये फैसला लिया तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया और वहाँ कई हज़ार लोग थे जो मेरे कार्यकर्ता थे। उनसे मैंने कहा कि ये स्थिति है, तुम बताओ। उनका फैसला हुआ तो परिवार को भी मानने होगा। तो ये फैसले मैं ये समझता हूँ कि लोगों से ज़्यादा कोई आपके अच्छे एनालिस्ट नहीं हो सकते। लोग बेस्ट एनालिस्ट हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कौन क्या बोलता है। जी। तो ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने पावर सेंटर में खुल के बात करी, बेबाकी से बात करी। और चौधरी साहब जाने भी इसी बात के लिए जाते हैं, बहुत स्पष्टवादिता से बात कहते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे अभी पहलवानों को वहाँ जंतर मंतर पे समर्थन देने का हो। तो ये मुझे लगता है कि दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं, दिल की करते हैं, और इसीलिए हरियाणा और देश की राजनीति में एक अलग स्थान रखते हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।